गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए अब हम लोग आज की क्लास में जो स्टार्ट करेंगे वो है कुछ नेम्ड रिएक्शंस। और उन नेम्ड रिएक्शंस के ऊपर या तो एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आ जाता है और या फिर उन नेम्ड रिएक्शंस को कहीं किसी स्टेप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ये नेम्ड रिएक्शंस हैं जैसे पीटरसन सिंथेसिस, जैसे जूलिया ओलिफिनेशन, जैसे मैकमरी रिएक्शन एटसेट्रा। तो इन रिएक्शंस को वन बाय वन हम लोग लेते हैं, समझते हैं, ताकि इंडिपेंडेंट इसके ऊपर अगर कोई सवाल आए या मैं ये कह दूं कि इन्हें किसी स्टेप के अंदर जोड़ा जाए तो हम किसी सवाल में अटके नहीं, हम आराम से ये सवाल सॉल्व कर सकें। तो इन्हीं रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन जो मैं ले रहा हूं वो है पीटरसन सिंथेसिस। पीटरसन सिंथेसिस, करेक्ट। तो देखो पीटरसन सिंथेसिस क्या है इसको आप लोग समझिएगा। पीटरसन सिंथेसिस एक प्रकार का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही है। पीटरसन सिंथेसिस जो है ये एक प्रकार का डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही है, राइट। लेकिन याद रहे कि इसमें बीटा हाइड्रोजन एटम की जगह सिलिकॉन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स बीटा हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन। तो हम लिख सकते हैं, लिखिए, इट इज बेसिकली, लिखते चलो, इट इज बेसिकली द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इट इज बेसिकली द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बट here beta hydrogen atom, but here beta hydrogen atom is replaced by, but here beta hydrogen atom is replaced by SiMe3, जैसे आप कहते हो ट्राई मिथाइल सिलेन, दैट इज TMS। बीटा H की जगह ये सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, TMS ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर। इसको मैं कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं आपके लिए। देखिए कि हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये एक अल्कोहल है, इज इट क्लियर। और यहाँ OH जिस कार्बन पे लगा है वो अल्फा कार्बन है, पास वाला कार्बन बीटा कार्बन है, राइट। अगर इस अल्कोहल की रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं, राइट। अगर हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाएं एंड हीट करें इस कंपाउंड को, तो H2O इस अल्कोहल में से बाहर निकल जाती है। इस दौरान बीटा एलिमिनेशन ऑपरेट होता है। क्या कहते हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन। समझते हैं हम लोग? इज इट क्लियर। और जैसे ये बीटा एलिमिनेशन होता है तो आफ्टर बीटा एलिमिनेशन हमारे को ये अल्कीन मिलती है। बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई? ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। अब मैं कह रहा हूं पीटरसन सिंथेसिस में क्या होता है कि पीटरसन सिंथेसिस में देखिए अल्कोहल ही है, बस ये जो बीटा कार्बन एटम है दैट इज द अल्फा एंड दिस वन इज द बीटा। इस बीटा कार्बन एटम पर जिस हाइड्रोजन को हम निकाल रहे थे वहां H की जगह मैंने कहा सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, दैट इज SiMe3। और अगर मैं इस अल्कोहल को मीडियम कौन सा दूं, या तो मैं दूं इसे बेसिक मीडियम, ये लीजिए, या तो हम इसे दें बेसिक मीडियम या फिर हम इसे दें एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम, इज इट क्लियर। या तो मैं बेसिक मीडियम दूं या फिर मैं एसिडिक मीडियम दूं। तो यहां से ये सिलिकॉन एंड OH बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो पीटरसन सिंथेसिस के अंदर एक तरह से देखा जाए तो वही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही हो रहा है, बस बीटा कार्बन एटम पर यहाँ H की जगह सिलिकॉन प्रेजेंट है। अब आप ध्यान रखिएगा कि यदि हम बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो बेसिक मीडियम में या तो सोडियम हाइड्राइड हमारे को दिया हुआ होगा, या पोटेशियम हाइड्राइड हम लोगों को दिया हुआ होगा, या हमारे को एल्कोक्साइड आयंस वगैरह दिए हुए होंगे। ये बेसिक मीडियम के अंदर गिवन स्पीशीज होती हैं एटसेट्रा। इज इट क्लियर। और यदि मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं तो
एसिटिक मीडियम के अंदर हमें HF गिवन होता है। इन द मैक्सिमम केसेस इन द एसिटिक मीडियम हमारे को HF गिवन होता है, करेक्ट। तो बेसिक मीडियम लिया जाए या एसिटिक मीडियम लिया जाए, ये डिहाइड्रेशन होगा और हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एसिटिक मीडियम में मैकेनिज्म कुछ अलग तरीके से होती है और बेसिक मीडियम के अंदर मैकेनिज्म कुछ अलग तरीके से होती है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट। चलिए उतार लीजिए। अब पीटरसन सिंथेसिस में हम सबसे पहले एसिटिक मीडियम के अंदर कैसे मैकेनिज्म ऑपरेट होती है उसकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ mechanism in the presence of acidic medium, in the presence of acidic medium। देखिए पीटरसन सिंथेसिस जब भी कभी एसिडिक मीडियम में होती है तो ध्यान रखिएगा, in the presence of the acidic medium during dehydration both OH एंड SiMe3 यानी TMS ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी पेरिप्लेनर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब दोनों के बीच में डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री का रहता है, राइट। तो हम यहां पे लिखते हैं हियर, इस कंडीशन में क्या होता है मैं बात कर रहा हूं उसकी, तो आप लोग लिखेंगे हियर बोथ OH एंड SiMe3 यानी कि TMS ग्रुप, करेक्ट। हियर बोथ OH एंड SiMe3 should lies anti-periplanar with respect to each other। एंटी पेरिप्लेनर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो जब भी कभी पीटरसन एसिडिक मीडियम में होती है तो मैंने कहा इस दौरान OH एंड सिलिकॉन TMS एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी पेरिप्लेनर प्रेजेंट रहने चाहिए, राइट। अब एंटी पेरिप्लेनर कैसे देखा जाता है, किस प्रकार के प्रोजेक्शन में, ये मैंने आपको स्टैटिस्टिकल स्टीरियो के अंदर सिखाया हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि अगर मान लीजिए मैंने यहां सोहर्स रिप्रेजेंटेशन लिया है तो मैं OH एंड SiMe3 को एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म में यहां और यहां रखूंगा, ताकि जब मैं इन्हें रिमूव करूं और डबल बॉन्ड जनरेट करूं तो मुझे डबल बॉन्ड के स्टीरियो नजर आए, क्लियर, ओके। और एंटी पेरिप्लेनर का मतलब हम साथ में ये लिख भी लें कि डाइहेड्रल एंगल, ये सब चीजें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रखी है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। अब मान लीजिए सवाल सोहर्स में नहीं है, माना कि वेज डैश में है, तो मैं एंटी पेरिप्लेनर का मतलब आपको बता चुका हूं वेज डैश में कि एंटी पेरिप्लेनर का मतलब होता है कि अगर दो ग्रुप यहां और यहां है वो एंटी पेरिप्लेनर है, इधर का वेज और इधर का डैश है एंटी पेरिप्लेनर है, इधर का वेज उधर का डैश है एंटी पेरिप्लेनर है। पर इतने सारे एंटी पेरिप्लेनर में हम जो एंटी पेरिप्लेनर कंसिडर करेंगे वो लेंगे जहां से प्रोडक्ट निकालना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, हम OH एंड SiMe3 को यहां पर ले आएंगे और यहां पे लाके हटा लेंगे, डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लेंगे, वेज वेज वालों को सेम साइड लिख लेंगे, डैश डैश वालों को सेम साइड लिख लेंगे, बनने वाले डबल बॉन्ड के स्टीरियो हम लोगों को दिखाई देने लगेगी। एंटी पेरिप्लेनर अगर मैं न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले में लूं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लीजिए, ये मैंने स्टैगर्ड फॉर्म लिखी, करेक्ट। और हम एंटी पेरिप्लेनर में OH एंड SiMe3 को जब लेकर आएंगे तो उन्हें हम यहां और यहां लाएंगे। वाई? क्योंकि यहां OH एंड SiMe3 को लाने पर
जब हम इन्हें हटाएंगे ड्यूरिंग द एलिमिनेशन तो डबल बॉन्ड की स्टीरियो हमें नजर आने लगती है। ये दोनों एक तरफ है, ये दोनों एक तरफ रहेंगे बनने वाली एल्कीन के अंदर, तो बनने वाले डबल बॉन्ड का स्टीरियो हमें साफ साफ नजर आने लगता है, राइट। तो अगर क्वेश्चन सोहर्स पे आ रहा है तो हम एंटी पेरिप्लेनर यू रख के निकाल लेंगे, वेज डैश पे आ रहा है तो यू एंटी पेरिप्लेनर रख के प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और यदि सवाल न्यूमांस में है तो हम एंटी पेरिप्लेनर इस तरह से OH और SiNO3 को रख के हमारा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इनमें से कोई भी प्रोजेक्शन लेके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो बताता हूं। देखो, देखिएगा, मैं क्वेश्चन में आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला देता हूं। हमने लिया ये एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें हमने ये R1 लिखा, ये R2 लिखा, ये OH लिखा, ये R3 लिखा, ये R4 लिखा और ये SiNE3 रखा। ठीक है, और हमने इस कंपाउंड की रिएक्शन HF से करवाई। हमें देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आप सबसे पहले तो ये देखो कि OH और SiNE3 एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-2 पोजीशन पर है और एसिडिक मीडियम गिवन है, यानी हमें पीटरसन सिंथेसिस दी हुई है। पहचान है पीटरसन सिंथेसिस की कि एडजेसेंट पोजीशन 1-2 पोजीशन पर OH और TMS ग्रुप प्रेजेंट होता है और साथ में या तो बेसिक मीडियम या फिर एसिडिक मीडियम अवेलेबल होता है। एसिडिक मीडियम इस वक्त अवेलेबल है। अब पीटरसन का प्रोडक्ट हम निकालेंगे कैसे, ये हम समझते हैं। अभी मैंने आपको लिखवाया कि व्हेन पीटरसन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम देन both OH and TMS group should lyse anti-periplanar with respect to each other। और हम ये जानते हैं कि anti-periplanar representation staggered conformation में बताया जाता है। anti-periplanar representation staggered conformation में बताया जाता है। और अभी मैंने तीनों फॉर्म्स कैसे लिखी थी, staggered, क्लियर। राइट नाउ ये तो फिशर है और फिशर के अंदर हमेशा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की बात की जाती है, हम ये जानते हैं। ये इस वक्त मैंने जो ड्रॉ कर रखा है कंपाउंड, दैट इज द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला एंड फिशर इज ऑलवेज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, राइट। अब इस एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन को लेते हुए पीटरसन का सवाल सॉल्व कैसे होगा हमें ये समझना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि जब भी कभी मैं फिशर को डायरेक्ट सोहर्स फॉर्म में लिखूंगा तो मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा। याद कीजिए, यही बताता हूं, करेक्ट। और हम यहां क्या रखते हैं, आंखें, आईज। यही तो प्रोजेक्शन होता है हमारा कि अगर मैं इसे यूं देख रहा हूं यहां से तो आपको फिशर नजर आएगा, दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, और ये टूवर्ड्स द व्यूअर। सिखा रखा है मैंने आपको स्टैटिस्टिकल स्टीरियो के अंदर, करेक्ट। अब आपको पता है ये वाला कौन है, R1 प्लस 1, ये कौन है, R2, ये OH, ये R3, ये R4 और ये सिलिकॉन SiNE3। अब अगर मुझे यहाँ पीटरसन सिंथेसिस करवानी है तो मैंने क्या बोला है कि पीटरसन सिंथेसिस जब भी कभी एसिडिक मीडियम में होती है तो उसके लिए उस दौरान बोथ OH as well as SiNE3 should lyse anti-periplanar with respect to each other। दोनों का एंटी पेरिप्लेनर पे रहना जरूरी है, करेक्ट। अब एंटी पेरिप्लेनर मैं कैसे लेकर आऊंगा ये भी मैंने आपको बताया है कि मैं सोहर्स में एंटी पेरिप्लेनर लेके आऊंगा तो मैं OH और SiNE3 को यहां और यहां लाऊंगा, राइट। अब ऑलरेडी सिलिकॉन तो यहां पर है अवेलेबल, लीजिए भाई, अवेलेबल है, और ये R3 और ये R4, इज इट क्लियर। और अब अगर मैं OH को रोटेट करके यहां लेकर आऊंगा तो देखो सुनो, जब ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज और OH यहां आएगा रोटेशन से, तो बताइए R2 यहां आएगा और R1 यहां आएगा। नाउ राइट नाउ बोथ OH as well as silicon lies anti-periplanar with respect to each other। अब इस वक्त right now OH और सिलिकॉन के बीच का डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री है, करेक्ट। अब देखो क्या होता है, मीडियम कौन सा दे रखा है, एसिडिक। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक मीडियम में यानी HF का ये जो H है ये H प्लस यहां प्रोटोनेशन करेगा,
इज इट क्लियर? जैसे ये प्रोटोनेशन हुआ आप देखिएगा हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये SiMe3 यहाँ है, ये R3 है, ये R4 है, प्रोटोनेटेड होने से ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, दैट इज R2 और ये R1। आ गई बात समझ में यहाँ तक? अब आप देखिएगा HF जब H+ दे देगा तो बचेगा कौन? फ्लोराइड। अब ये जो फ्लोराइड है इसका रोल समझो। हम लोग जानते हैं फ्लोराइड में एंड सिलिकॉन में हाई अफिनिटी होती है, फ्लोराइड एंड सिलिकॉन के बीच में काफी ज्यादा अफिनिटी होती है। व्हाई? क्योंकि सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड के बनने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग रहता है। तो दोनों के बीच में हाई अफिनिटी के कारण है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान रिलीज होने वाली एनर्जी काफी ज्यादा है, तो सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग भी होंगे, तो फ्लोराइड यहां से सिलिकॉन पे जाएगा, करेक्ट। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन लिव करेगा, छोड़ेगा, और जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ेगा ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके रिमूव होगा। तो आप देखो ना, एक एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या चाहिए होता है हमारे को? एक इलेक्ट्रोफ्यूज चाहिए होता है, एक न्यूक्लियोफ्यूज चाहिए होता है, यानी एक लिविंग ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निकले और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकले। तो सिलिकॉन इज द इलेक्ट्रोफ्यूज जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के निकल रहा है, और दैट इज द न्यूक्लियोफ्यूज जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल रहा है। जैसे ये रिमूव होंगे, इधर से ये गया और ये गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होगा, ये लीजिए, और इस डबल बॉन्ड में स्टीरियो हमारे को क्या नजर आ रही है? इधर R2, इधर R3, इधर R1 और इधर R4। तो आफ्टर द पीटरसन सिंथेसिस इन एसिटिक मीडियम इन द गिवन अल्कोहल, किस तरह से हमने मैकेनिज्म करवाई ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। क्लियर? बता दीजिए। अब हम पीटरसन सिंथेसिस में इन द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक मीडियम मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है? तो आप लोग हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। Mechanism in the presence of basic medium। देखिएगा, बेसिक मीडियम के अंदर मैकेनिज्म जब भी कभी होती है तो पहले तो हमारे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब भी कभी पीटरसन सिंथेसिस बेसिक मीडियम में होती है तो उस वक्त OH and silicon should lie syn periplanar with respect to each other. Both OH and TMS group should lie syn periplanar with respect to each other. And what is the meaning of the syn periplanar? The dihedral angle in between OH and silicon should be 0 degree। और हम जानते हैं कि syn periplanar arrangement या कह दूं dihedral angle 0 degree is the characteristics property of eclipsed conformation। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम बेसिक मीडियम के अंदर पीटरसन सिंथेसिस करवाएंगे तो कंपाउंड के अंदर OH और सिलिकॉन, या मैं कह दूं पूरा कंपाउंड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में रहना चाहिए, और उस दौरान OH और सिलिकॉन के बीच का डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? तो हम सबसे पहले ये लिखें कि here both OH and SiMe3, SiMe3 का मतलब हो गया TMS ग्रुप, should lies syn periplanar with respect to each other, syn periplanar with respect to each other। और सिन पेरिप्लेनर का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया कि OH और SiMe3 के बीच का जो डाइहेड्रल एंगल होगा वो डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री होगा, डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि it is the characteristics property of eclipsed conformation। डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री का होना, सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट रहना, ये तभी पॉसिबल है जब ओवरऑल मॉलिक्यूल कौन सी कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट कर रहा है?
एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ठीक है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इज इट क्लियर? अब ये सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट कैसे होते हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट, तो सिन पेरिप्लेनर का मतलब हो गया मैं OH और SiMa3 को यहां और यहां रख लूंगा। तो OH और SiMa3 को यहां और यहां रखूंगा, दोनों को हटा दूंगा, डबल बॉन्ड खींच लूंगा, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर मेरे पास वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है तो पहले तो भैया एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बने, यह लीजिए, ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन हो गया। एक्लिप्स्ड की पहचान क्या है वेज डैश में? वेज डैश में एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की पहचान क्या है कि प्लेन ऑफ द पेपर वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, अगर ये सेम साइड है तो एक्लिप्स्ड, और अगर ये अपोजिट साइड है तो स्टैगर्ड। क्लियर? तो राइट नाउ मैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनाने वाला हूं, ये लीजिए, कन्फर्मेशन एक्लिप्स्ड हो गया। अब मुझे OH और SiMa3 के बीच में डाइहेड्रल एंगल क्या रखना है? 0 डिग्री, यानी कि दोनों को सिन पेरिप्लेनर रखना है। तो मैं इन्हें यहां रखना पसंद करूंगा। व्हाई? क्योंकि यहां रखने के बाद जब हम इन्हें हटाते हैं, डबल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, तो ये कहते हैं कि वेज वेज वाले सेम साइड, इधर डैश डैश वाले सेम साइड रख दिए जाएंगे, करेक्ट। आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए सवाल वेज डैश पे नहीं है बल्कि सॉहर्स पे है, तो मैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ड्रॉ करता हूं, ये लीजिए, ये मैंने एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ड्रॉ कर दिया। अब मैं OH और SiMa3 को कहां रखूंगा? यहां और यहां, ये लीजिए। इसका मतलब इन दोनों का सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट है, दोनों के बीच का डाइहेड्रल एंगल राइट नाउ 0 डिग्री है। क्लियर? अगर मान लीजिए हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले से डीलिंग कर रहे हैं, तो न्यूमैन्स का मतलब ये हो गया, ये लीजिए, मैं OH और SiMa3 को ये लीजिए यहां रखना पसंद करूंगा, राइट। क्योंकि इन दोनों को जब मैं यहां रखता हूं तो ये सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट में जब बाहर निकलेंगे तो मुझे डबल बॉन्ड की स्टीरियो नजर आती है, ये दोनों सेम साइड, ये दोनों सेम साइड, करेक्ट। तो ये है सारे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, और इन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में मैंने सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट की बात की। और थोड़ी देर पहले जब मैं एसिडिक मीडियम में पीटरसन सिंथेसिस की बात कर रहा था, तो उसमें मैं एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट की बात कर रहा था, और एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट हमेशा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में मिलता है। तो मैंने सारी कन्फर्मेशन वहां स्टैगर्ड बनाई थी, और यहां सारी कन्फर्मेशन मैंने एक्लिप्स्ड बनाई है। तो सबसे पहले तो दिमाग में हमेशा ये क्लियर रखना कि एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में हमें सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट मिलते हैं, और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हमें एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट मिलते हैं। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में हमें डाइहेड्रल एंगल 0 दिखता है, और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हमें डाइहेड्रल एंगल 180 डिग्री मिलता है, करेक्ट। आगे बात समझ में? अब आप पहले एक बार इसे उतार लीजिए। अब मैं यहां बेसिक मीडियम के अंदर पीटरसन सिंथेसिस कैसे ऑपरेट होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। ओके, देखो, देखिएगा, अगर मैं यहां इस तरीके का एक एग्जांपल ले लूं जहां R1, ये R2, ये OH, ये SiMa3, ये R3, ये R4, ये लीजिए, और यहां बेसिक मीडियम ले लेता हूं। बेसिक मीडियम का मतलब हो गया सोडियम हाइड्राइड हो गया, या पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, या सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। ये बेसिक मीडियम का मतलब है। हमें ये देखना है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, करेक्ट। अब अभी मैंने आपको कहा कि अगर बेसिक मीडियम के अंदर पीटरसन सिंथेसिस हो रही है, पीटरसन रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में हो रही है, तो OH और SiMa3 यूटिलाइज सिन पेरिप्लेनर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों का सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट रहना जरूरी है। अब या तो सवाल आप फिशर में ही सॉल्व कर लीजिए,
या तो आप सवाल फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में सॉल्व कर लीजिए और या फिर हम पूरा सोहर्स बना के सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक बार आपको सोहर्स बना के पहले सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं सीधा फिशर से सॉल्व करना समझा दूंगा। ठीक, देखो मैं यहां पहले मैकेनिज्म की बात करता हूं। देखो भाई, सबसे पहले तो फिर मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि यह आपको सिखाया हुआ है कि जब भी कभी मैं फिशर से डायरेक्ट सोहर्स बनाता हूं तो मैं वो सोहर्स पहले एक्लिप्स बनाता हूं ऐसा। याद कीजिए, ऐसे बताया मैंने आप लोगों को, जहां मैंने कहा यहां आप अपनी आईज अज्यूम किया कीजिए तो आपको अपने आप ये फिशर नजर आएगा। ये दोनों अवे फ्रॉम द व्यूअर नीचे की तरफ नजर आएंगे और ये दोनों आपको ऊपर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द व्यूअर नजर आएंगे। करेक्ट। अब मैं यहाँ पर ग्रुप्स को लगाता हूं तो बताइए यहाँ पर कौन आएगा, R1 दिस वन, ये कौन आएगा R2, ये कौन होगा OH, ये कौन है R3, ये कौन है R4 और ये सिलिकॉन हो गया SiMe3। इज इट क्लियर। अब मैंने क्या बोला आपको कि अगर मुझे पीटरसन बेसिक मीडियम में करवानी है तो OH को और सिलिकॉन को यानी TMS ग्रुप को मुझे कहाँ रखना है, सिन पेरिप्लेनर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो मैं देखिए रोटेशन वगैरह करवा के देखो OH को यहाँ ले आता हूँ और सिलिकॉन को भी यहाँ ले आता हूँ। करेक्ट। तो देखो भाई कैसे लेकर आया मैं रोटेशन करवा के। सबसे पहले मैंने इसको फिक्स रखा, होल्ड किया और इससे रोटेट किया। जब मैंने इससे रोटेट किया, इसे मैंने होल्ड किया, ऐसे ही रखा और इसको मैंने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, इसे मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया। और जब OH यहाँ आता है तो यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 आता है। अब मैंने इसे होल्ड करके इसे रोटेट किया और इसे क्लॉकवाइज रोटेट करके जब सिलिकॉन यहाँ लेकर आया तो यहाँ R4 आया और यहाँ R3 आया। पहले तो ये देखो कि मैंने यहाँ एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में OH के बीच में और सिलिकॉन के बीच में, OH एंड सिलिकॉन के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना कर दिया, 0 डिग्री। सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट में लेकर आएगा। अब मैंने क्या किया, बेस लिया यहाँ पे और मुझे ये बताओ बेस इनमें से कोई सा भी ले लूं मैं। बेस सबसे पहले OH पर लगी H+ बाहर निकालेगा। जैसे ही यहां से H+ बाहर गई, देखना हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, ये R1, ये R2, ये R4 और ये R3। इज इट क्लियर। अब ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बनेगा। दोनों अफिनिटी रखते हैं, ऑक्सीजन और सिलिकॉन भी अफिनिटी रखता है। करेक्ट। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में जैसे ही बॉन्ड बनेगा हम इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से लिखेंगे। ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, बॉन्ड बन चुका है। ये लीजिए सिलिकॉन की 5 वैलेंसी होते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये R4 हो गया, ये R3 हो गया, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। इज इट क्लियर। अब क्या होगा देखना, सिलिकॉन नेगेटिव चार्ज रखता है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। दैट मींस ये एक इलेक्ट्रॉन फ्यूज बन रहा है, राइट। और ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो बताइए बाहर क्या निकल गया, Me3, ये सिलिकॉन और ये O-, ये स्पीशीज तो बाहर निकल गई। और जैसे ये बाहर निकली इस दौरान देखिएगा यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। और जब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है तो R4 इस वक्त इधर है और R1 भी इधर है। ये दोनों की स्टीरियो निकाल दी। R2 ये इधर है और इधर ये R3 है। ये लीजिए बनने वाले मल्टीपल बॉन्ड की स्टीरियो आ गई। तो मैकेनिज्म ऑपरेट कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया, बेसिक मीडियम में होने वाली मैकेनिज्म इन पीटरसन सिंथेसिस, राइट। देखो मैकेनिज्म अपनी जगह है, कैसे होती है समझ लिया। सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट क्यों चाहिए, ताकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बन सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑक्साफॉस्फेटेन बनती थी विटिक रिएक्शन में, तो मैं क्या कहता था, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस शुड लाइज सिन पेरिप्लेनर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बिल्कुल वैसे ही इन पीटरसन सिंथेसिस बेसिक मीडियम के अंदर ऑक्सीजन और सिलिकॉन का भी सिन पेरिप्लेनर होना जरूरी है ताकि ये 4 मेंबर्ड रिंग बन सके। करेक्ट। अब क्वेश्चन अगर अपने को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो हम कोई ऐसे मैकेनिज्म थोड़ी लिखेंगे, ये तो समझने के लिए दिया है मैंने आपको। क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव मैनर के अंदर तो मैं फटाफट कैसे सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ पर
मेरे को यहाँ फिशर दे रखा है। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको क्या सिखाया है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर आपको इस तरह से दिया है। अब मैं आपको कह रहा हूँ मुझे फिशर कैसा भी दिया गया हो, कैसा भी, मैं इवन चेंजेस करते हुए OH को और सिलिकॉन को यहाँ और यहाँ लेकर आऊंगा, ताकि इनके बीच में सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट हो जाए। क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि फिशर के अंदर ये और ये जगह एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिन पेरिप्लेनर होती है। तो मैं क्या करूं, इस कार्बन पर इवन चेंज करते हुए OH को यहां ले आता हूं। जब इवन चेंज करते हुए OH यहां आएगा तो R1 यहां, फिर R1 इधर और R2 इधर। लो जी, इवन चेंजेस हो गया। क्लियर। अब आप देखिएगा, मैं यहां से इस वाले कार्बन पर भी इवन चेंज करता हूं, ताकि सिलिकॉन को मैं यहां ला सकूं। तो जब मैं इवन चेंजेस करते हुए सिलिकॉन यहां लेकर आऊंगा तो सिलिकॉन यहां, R4 इधर, फिर R4 इधर, R3 इधर। ये लीजिए R4 और R3 हो गया इवन चेंजेस। अब उसके बाद मैंने क्या कहा, बेसिक मीडियम के अंदर रिएक्शन हो रही है। तो हम लोग समझते हैं बेसिक मीडियम के अंदर दोनों का सिन पेरिप्लेनर होना जरूरी है। ये लीजिए सिन पेरिप्लेनर आ चुके। अब इसको और इसको हम लोग हटा देते हैं। दोनों को हटाया और डबल बॉन्ड ड्रॉ हो गया। दोनों के बीच में जब डबल बॉन्ड ड्रॉ हुआ तो उस वक्त स्टीरियो ये है, देख लो, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर। तो मैकेनिज्म अपनी जगह होती है, ट्रिक अपनी जगह होती है, बस पहचान जाना द केस बिलोंग्स टू द पीटरसन सिंथेसिस। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर, उतार लीजिए। देखिए पीटरसन सिंथेसिस एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में किस तरह से होता है, ये हम लोगों ने सीख लिया है। अब पीटरसन सिंथेसिस यूज में लिया क्यों जाता है, क्या कारण है कि पीटरसन सिंथेसिस इज अ वेल नोन रिएक्शन। तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह से विटिक रिएक्शन के अंदर हम डबल बॉन्ड डिजायर्ड पोजीशन पर जनरेट कर सकते हैं, विटिक रिएक्शन में हम डबल बॉन्ड अपनी इच्छित जगह जनरेट कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल उसी तरह से पीटरसन सिंथेसिस के द्वारा भी हम डबल बॉन्ड को अपनी डिजायर्ड पोजीशन पर जनरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आप नीचे नोट डाल के लिखेंगे, नीचे नोट डाल के लिखेंगे और लिखेंगे आप इसमें, बाय द हेल्प ऑफ द पीटरसन सिंथेसिस, by the help of the Peterson synthesis we can generate the exocyclic double bond, or terminal double bond. That means in Peterson synthesis, we can generate carbon-carbon double bond. We can generate carbon-carbon double bond at desired position. हम कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड हमारी इच्छित जगह जनरेट कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, समझिए। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो मान लो हमारे को एक ये कंपाउंड दिया हुआ है, करेक्ट। दिस वन इज द कार्बोनेट, ये हमें दिया गया है और हमने इसकी रिएक्शन करवाई CH3 MgBr से, राइट, फॉलोड बाय वर्कअप। और वर्कअप में हम अमोनियम क्लोराइड यूज में ले सकते हैं। जैसे यहां वर्कअप हुआ, फाइनली हमारे को ये अल्कोहल मिला, ये लीजिए। इज इट क्लियर। अब मैंने इस अल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाई, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ मैंने यहां रिएक्शन करवाई। तो हम ये जानते हैं कि कंसंट्रेट H2SO4 अल्कोहल में डिहाइड्रेशन करता है, तो इस अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन होगा, H2O बाहर निकलेगा और इसमें दो प्रकार की एल्कीन्स मिलेंगी।
दो प्रकार की एल्किन्स कैसे कैसे मिलेंगी, अब आप देखिए, एक एल्किन तो यहां ये मिलेगी, इज इट क्लियर, और एक एल्किन यहां पे ये मिलेगी। आ गई बात समझ में, क्लियर। ये दो प्रकार की एल्किन हमारे को यहां मिलेगी, जिसमें से हम ये जानते हैं कि चूंकि यहाँ डिहाइड्रेशन इवन मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, राइट, तो दो प्रकार की जो एल्कीन हमारे को यहाँ मिलेगी, उनमें से ये वाली एल्कीन मेजर होगी और ये वाली एल्कीन माइनर होगी। ये दो प्रकार की एल्कीन यहाँ है, एक मेजर है और एक माइनर है, राइट। तो पहली चीज दो प्रकार की एल्कीन बन गई, दूसरा ये मेजर बना, ये माइनर बना। लेकिन हम ये चाहते थे कि ये वाली एल्कीन मेजर बने और केवल यही बने, मतलब ये वाली एल्कीन मेजर क्या, केवल यही एल्कीन बने, हम ये चाहते हैं। दैट मीन्स एक नॉर्मल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट माइनर बन रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जब मैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रहा हूं, तो जो एल्कीन यहां माइनर बन रही है, हम ये चाहते हैं बस वही एल्कीन एज एक्सक्लूसिवली फॉर्म हो, एंड इट कैन बी डन आइदर बाय पीटरसन और बाय विटिग रिएक्शन। अगर मैं ये चाहता हूं कि केवल यही प्रोडक्ट बने एक्सक्लूसिवली, यानी मैं यहां ऑक्सीजन हटे और डबल बॉन्ड जनरेट हो जाए, तो ये काम या तो हम विटिग रिएक्शन से कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फास्फोरस हैलाइड, और या फिर हम ये काम पीटरसन सिंथेसिस से कर सकते हैं। क्लियर, कैसे कर सकते हैं समझिएगा। देखो, हम ये चाहते हैं, इसे कहता हूं प्रोडक्ट ए, इसको कहता हूं प्रोडक्ट बी, ओके। और हम ये कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू फॉर्म बी on the product, we can use, हम यूज में क्या क्या ले सकते हैं, फर्स्ट विटिग रिएक्शन, वी कैन यूज विटिग रिएक्शन, और हम काम में ले सकते हैं सेकंड पीटरसन सिंथेसिस। विटिग हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं विटिग, हॉर्नर्स, वेट्सवर्थ, इमन्स मॉडिफिकेशन, सब पूरा विटिग डिटेल के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो विटिग केवल लिखने के लिए है, और सेकंड पीटरसन सिंथेसिस ये समझने के लिए। पीटरसन सिंथेसिस, हम इन दो रिएक्शन से ये काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा, पीटरसन सिंथेसिस से हम ये कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्सक्लूसिवली केवल ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसे समझिए आप लोग। देखो, इनिशियली वही मैंने ये कार्बोनाइल लिया, राइट, यही कार्बोनाइल लिया, और इस कार्बोनाइल की रिएक्शन हमने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई। ये लीजिए, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई हम लोगों ने, करेक्ट। और जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर रिएक्शन करेगा, देखना ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हुए और इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पर हुआ, ओके। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का यहां अटैक हुआ, हमारे को ये लीजिए, ये O-, ये CH2, SiMe3, ओके, और यहां MgBr, ये पॉजिटिव। इज इट क्लियर? और उसके बाद में हमने वर्कअप कर लिया। अब आप समझ रहे, अमोनियम क्लोराइड वगैरह जो भी है हमने किया यहां पे। जब वर्कअप हुआ तो हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, करेक्ट। अब आप समझिएगा, यहां इस वक्त एक ऐसा अल्कोहल हमारे को मिला है जहां OH जिस कार्बन पे लगा है वो अल्फा, और बीटा कार्बन पे हमें सिलिकॉन अवेलेबल है, करेक्ट। तो एक तरह से पीटरसन सिंथेसिस का सबस्ट्रेट हमारे को मिल चुका है। दिस वन इज द सबस्ट्रेट फॉर पीटरसन सिंथेसिस। और अब अगर मैं इस कंपाउंड को या तो एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दूं, या मैं बेसिक मीडियम की प्रेजेंस दूं, पोटेशियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड
या सोडियम एल्कोक्साइड। ये लीजिए भाई, या तो मैं एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस दूं, ये लीजिए, या फिर मैं बेसिक मीडियम की प्रेजेंस दूं, एसिडिक या बेसिक। अब रिएक्शन कैसे होती है एसिडिक या बेसिक में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब तो केवल हम ये कह सकते हैं कि ये रिमूव होगा, ये रिमूव होगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ये लीजिए, एक्सक्लूसिवली वो एल्किन हम लोगों ने बना ली जो ऊपर वाली रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट थी, और ऊपर वाली ये माइनर प्रोडक्ट वाली एल्कीन को एक्सक्लूसिवली बनाने के लिए, ओनली ये बनाने के लिए हमने कौन सी रिएक्शन की हेल्प ली? दैट इज द पीटरसन सिंथेसिस। दैट इज द यूज ऑफ पीटरसन सिंथेसिस। करेक्ट? बता लीजिए। देखिए, पीटरसन सिंथेसिस के ऊपर एक और क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, बस सवाल पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इस वक्त ये सवाल वेज डैश रिप्रेजेंटेशन के साथ पूछा जा रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। हम ये सवाल मैकेनिज्म के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, मैकेनिज्म के हिसाब से इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे ट्रिकी मैनर में सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अप्रोच सही बने। राइट? देखिएगा, हमें ये पता है कि जब भी कभी पीटरसन सिंथेसिस एसिडिक मीडियम में होती है तो both OH and SiMa3 should rise anti-periplanar with respect to each other. और एंटी-पेरिप्लेनर रीअरेंजमेंट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखना, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ये दिखना चाहिए और फिर उसमें हमें एंटी-पेरिप्लेनर अरेंजमेंट करना आना चाहिए। करेक्ट? देखो, मैं सॉल्व करता हूं इस सवाल को। देखो, सवाल में हमारे को ये दिया हुआ है, दैट इज R2, दैट इज OH, H, R1 और ये H। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहा हूं एसिडिक मीडियम की। क्लियर? और मुझे बताओ, एसिडिक मीडियम के अंदर OH एंड सिलिकॉन को एंटी पेरी प्लेनर रखना है, और एंटी पेरिप्लेनर किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की। और क्या इस वक्त हमें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा है? तो हम कहेंगे यस, हमें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि वेज डैश में प्लेन ऑफ द पेपर वाला बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, अगर ऑपोजिट साइड है दैट मींस इट इज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। करेक्ट? ये स्टैगर्ड है। हाँ, इस स्टैगर्ड में OH और सिलिकॉन अभी एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, लेकिन हाँ, ये कन्फर्मेशन स्टैगर्ड है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। अब मैं एंटी पेरिप्लेनर लाता हूं OH और SiMa3 को। देखो, उसके लिए मैं यहां इवन चेंजेस अप्लाई करता हूं इस कंपाउंड में। ओके, अब मैं यहां इवन चेंजेस जब अप्लाई करता हूं, देखना, तो मैं सिलिकॉन को तो यहीं रखूंगा प्लेन ऑफ द पेपर पे। हो गया, ये R1 हो गया, ये H हो गया। और इवन चेंजेस करते हुए इस OH को प्लेन ऑफ द पेपर पे लाता हूं, यहां लाता हूं। ले आया भैया? करेक्ट? जब OH यहां आएगा तो R2 वेज पर आएगा, ये तो एक चेंज हुआ। फिर मैं R2 को डैश पे कर देता हूं, H को वेज पे कर देता हूं। ये लीजिए, यहां मैंने ये इवन चेंजेस कर दिए। अब देखो, दो चीजें चाहिए, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है भैया, और OH और SiMa3 एंटी पेरिप्लेनर है। हमने कहा यस, दोनों एंटी पेरिप्लेनर है। क्लियर? अब क्या किया, दोनों के दोनों साफ हुए इन द प्रेजेंस ऑफ द HF। जैसे दोनों साफ हुए, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। यहाँ ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब आप देखना, R2 ये डैश है और ये R1 वेज है। इसका मतलब हुआ R2 और R1 ट्रांस पे आएंगे, तो यहां बनने वाले प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड की स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस रहेगी। ये मैंने एसिडिक मीडियम के अंदर पीटरसन सिंथेसिस के सवाल कैसे सॉल्व होते हैं समझा दिया आपको। अब नीचे बताओ कौन सा मीडियम दे रखा है? बेसिक मीडियम। लीजिए, बेसिक मीडियम, और ध्यान से समझना। बेसिक मीडियम के अंदर मैंने क्या बोला है? बेसिक मीडियम में मैंने बोला है कि OH एंड SiMa3
दोनों का सिन पेरिप्लेनर पे होना जरूरी है। एंड सिन पेरिप्लेनर किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की। इज इट क्लियर? तो क्या एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है? नहीं, हमें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो पहले मैं क्या करूं, इसे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में लेकर आऊं, और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में लाने के लिए मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड पे पहले रोटेशन करवाना होगा। तो मैं क्या करता हूं, ये रोटेशन करवा लेता हूं। इज इट क्लियर? जैसे मैंने ये रोटेशन करवाया, देखना भाई, ये इधर ऐसे किया, ऐसे, दैट इज द R2, ये OH, ये H, और ये रोटेशन के बाद सिलिकॉन इधर आ गया। जैसे रोटेशन से सिलिकॉन इधर आया तो R1 वेज से डैश में आ गया, और ये H वेज पर आ गया। कोई परेशानी नहीं, लॉजिक भैया। पहले तो मुझे बताओ, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आ चुका है? यस, आ चुका है। अब मैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन आने के बाद इस कार्बन पर इवन चेंज करते हुए OH को यहां ले आता हूं, ताकि OH और सिलिकॉन के बीच का डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री हो जाए, दोनों सिन पेरिप्लेनर में आ जाए। क्लियर? पहली शर्त पूरी हुई है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब मैं OH और सिलिकॉन को कहां लाऊंगा? सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट में। क्लियर? तो मैं इसको कैसे ला सकता हूं? वाया इवन चेंजेस। तो अब मैं यहां इवन चेंज का कंसेप्ट अप्लाई करता हूं। ठीक है, देखिए इवन चेंज जैसे मैंने इस पे अप्लाई किया, ये लीजिए, ये OH यहां आया, तो ये यहां R2 वेज पर, फिर R2 डैश पे आ गया, ये लीजिए, करेक्ट। और मीडियम कौन सा है भैया? मीडियम बेसिक है, और बेसिक मीडियम के अंदर हमारे को पता है, इन्हें सिन पेरिप्लेनर मैनर में बाहर निकालते हैं। जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे, हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई देगा। क्लियर? और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या दिखाई दे रही है? देखो इधर, R2 भी डैश पे है, R1 भी डैश पर है। इसका मतलब R1 और R2 यदि दोनों डैश पे हैं, तो ये R1 और ये R2। बोलो भैया, डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है? सिस। और यहाँ पे स्टीरियो कैसी थी? ट्रांस। इस तरह से हमने दोनों कंडीशंस के अंदर सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिकी मैनर में, ये आपको समझा दिया। क्लियर? तो वेज डैश में पीटरसन सिंथेसिस का सवाल कैसे सॉल्व होता है, ये आप लोगों को क्लियर कर दिया है। उतार लीजिए। देखिएगा, पीटरसन सिंथेसिस के ऊपर एक सवाल हम लोगों ने और लिया है, आप समझिएगा। इस सवाल में किस तरह से स्टेप्स कंप्लीट हो रहे हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड की रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम के साथ करवाई जा रही है, और ऑर्गेनोलिथियम के साथ करवाने के बाद जो भी स्पीशीज बनेगी उसकी रिएक्शन कार्बोनाइल से करवाई जा रही है। अब अगर हम सोचें, दिमाग लगाएं, तो इतना तो समझ आ रहा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इसका मतलब इसके और इसके बीच में जब रिएक्शन हो रही है तो हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिलना चाहिए, तब ही वो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर पाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? तो यहां इस तरह से हमने स्टडी किया स्टेप को कि आगे जाके इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, तो दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे करवाएं कि एक न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को मिले। राइट? तो देखो, इससे ये चीज क्लियर हो गई। हमें यहां फर्स्ट ऑफ ऑल RLi की हेल्प से ये जो एस्टर के रिस्पेक्ट में अल्फा H है, अल्फा कार्बन पे लगी हुई जो H है, सबसे पहले ये H प्लस फॉर्म के अंदर हमें निकालनी होगी। अगर मैं ये H प्लस फॉर्म के अंदर बाहर निकाल दूं, क्योंकि हमें पता है ऑर्गेनोलिथियम आर द स्ट्रॉन्ग बेस, और ये एस्टर के अल्फा कार्बन पे लगा H प्लस फॉर्म के अंदर निकाल सकते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। लीजिए, और हमें एक न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल समझना, कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन कर सकता है। कार्बोनाइल इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, और इसके ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। क्लियर? और इससे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ,
देखो हमारे को इससे ये स्पीशीज मिल गई, ये O माइनस दैट इज R R, और ये CH COOET, और ये लीजिए दैट इज SiMe3। अब आप देखिएगा यहां ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और ये सिलिकॉन। अब हमें बेसिक मीडियम में जो पीटरसन सिंथेसिस होती है, जहां OH पर लगी H को H+ फॉर्म में बेस निकालता है और O माइनस और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बन रहा था, हमें कुछ वैसी स्पीशीज यहां नजर आ रही है। दैट मीन्स अब यहां ड्यूरिंग द रिएक्शन पीटरसन सिंथेसिस का एक स्टेप ऑपरेट होगा। यहां दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, करेक्ट। और जैसे दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये लीजिए, इज इट क्लियर? हो गया। अब नेगेटिव चार्ज सिलिकॉन इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोफ्यूज और ऑक्सीजन इज अ न्यूक्लियोफ्यूज। तो क्या होगा, सिलिकॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी और ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगी, और हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, दिस वन, और बाहर क्या निकल गया, ट्राइमिथाइल सिलाइन O माइनस, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ये लीजिए, दिस वन इज द आंसर। ओके, उतार लीजिए। देखिएगा ये सवाल जो लिया गया है, ये प्रीवियस ईयर नेट में आया हुआ सवाल है, और इस क्वेश्चन के अंदर दो स्टेप्स जोड़े गए हैं। पहली स्टेप बेसिक मीडियम के अंदर पीटरसन, और सेकंड स्टेप के अंदर जो डबल बॉन्ड बना, उस डबल बॉन्ड पर MCPBA के द्वारा ऑक्सीडेशन, राइट। इस तरीके के सवाल हमें सॉल्व करने आने चाहिए। सिंगल स्टेप क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं, 2 स्टेप्स भी आते हैं, 2 रिएक्शंस को जोड़ दिया गया, 3 को जोड़ दे, 4 को जोड़ दे। तो जितना आपको मैटर याद है, ध्यान है, आप उतनी ही आसानी से वो सवाल सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स मैटर याद रहना चाहिए, हमारे को मैटर ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हमें रिएक्शंस याद है तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंपाउंड है, यहाँ से शुरू करता हूं मैं। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्राइड यानी बेसिक मीडियम के अंदर पीटरसन सिंथेसिस हो रही है, और बेसिक मीडियम के अंदर पीटरसन सिंथेसिस होती है तो हमने पता है कि OH का और SiMe3 का सिन पेरिप्लेनर प्रेजेंट रहना जरूरी है। अब साइक्लिक सिस्टम के अंदर सिन पेरिप्लेनर का मतलब सिस होता है, याद रखना। साइक्लिक सिस्टम में सिन पेरिप्लेनर का मतलब क्या हो गया, सिस स्टीरियो केमिस्ट्री। तो बताइए कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है, इन दोनों की या ऊपर वाले दोनों की? तो हम ये कहेंगे इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है। दैट मींस पीटरसन सिंथेसिस के दौरान ये वाला OH और SiMe3 रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और डबल बॉन्ड जनरेट होगा। तो मैं वो डबल बॉन्ड सीधे लिख रहा हूं। तो अब यहां पहली स्टेप के बाद हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए, ऐसा क्लियर? उसके बाद इस कंपाउंड की रिएक्शन MCPBA के साथ करवाई गई, क्लियर? अब एक बात बताइए, MCPBA इस डबल बॉन्ड पर एपॉक्सीडेशन कर देगा, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हम लोग आगे जाके जब ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे उसके अंदर ये देखेंगे कि MCPBA हैंडबेस्ट इफेक्ट दिखाता है। क्या मतलब कि यदि कंपाउंड में डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन एटम पर अगर OH है तो OH की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है MCPBA हमेशा उसी स्टीरियो से अप्रोच करता है और इपॉक्सीडेशन करता है। दैट मींस यहाँ पर OH की स्टीरियो डैश है तो MCPBA डैश साइड से अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड पर इपॉक्सीडेशन करेगा। Why? क्योंकि जब MCPBA डबल बॉन्ड में अप्रोच करता है तो MCPBA की ऑक्सीजन और OH की H के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसलिए OH जिस तरफ होता है MCPBA उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसी साइड से अप्रोच करता है। क्लियर? तो यहां एपॉक्सीडेशन के बाद हम ये कहते हैं
चूंकि OH की स्टीरियो डैश है, इसलिए आने वाली ऑक्सीजन भी डैश पे आएगी। करेक्ट। अगर ऑक्सीजन डैश पे आ गई तो बताइए हाइड्रोजन कहां पर आएंगे? वेज पर। इज इट क्लियर? आ गई बात समझ में? अब हाँ, हमारे को ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें एपॉक्साइड का स्टीरियो मेंशन नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन का स्टीरियो मेंशन है। तो इतना तो हम समझते हैं, जानते हैं कि अगर मैं एपॉक्साइड ऐसे बना लूं और हाइड्रोजन अगर मैं वेज से बता रहा हूं, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ये हाइड्रोजन अगर वेज पर है तो एपॉक्साइड डैश पे है। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर देखो, पहले तो क्या ये आंसर होगा? नहीं, क्योंकि ये डैश है तो एपॉक्साइड वेज है। गलत, ये नहीं हो सकता। यहां तो जगह चेंज हो गई, यहां तो पीटरसन ऊपर की तरफ है। गलत। यहां देखिएगा, यहां ये डैश है और अगर ये वेज है तो ये भी डैश होगा, यानी कि आंसर इज सी। और यहां भी स्टीरियो चेंज है, हटाओ। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल का आंसर सी होगा। राइट? ये बात हुई आपके पीटरसन सिंथेसिस की। ओके, बता लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से पीटरसन सिंथेसिस को दूसरी रिएक्शंस के साथ लिंक करके पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर हमने देखा, ऐसे ही कई क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, जो आप लोगों को कार्बेनाइन के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछे गए हैं, उसके क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा, आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे। क्लियर? आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग जो रेन रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, वो कवर करेंगे। दैट इज जूलिया ऑलिफिनेशन, एस्कन-मोल फ्रेगमेंटेशन, मैकमरी रिएक्शन और फ्रेगमेंटेशंस इन डेकालिन डेरिवेटिव्स। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। राइट? ओके, हैव अ गुड डे।